हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की वीडियो हमारी बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले अपनी यूनिट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। और देखो, ये वीडियो हमारी थोड़ी सी ना लेंथी है, और इसमें क्या है कि हमारी जो पूरा यूनिट है, यानी कि इतना सारा सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये एक वीडियो में कवर है। तो अगर आप चाहो तो इसको पूरा एक बार में देख सकते हो, और अगर कोई ऐसा करता है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। आपको तो सब बात ही मिलनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो टॉपिक वाइज भी देख सकते हो, और जो भी इनकी टाइमिंग होगी ना टॉपिक की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप टाइमिंग वाइज 2-3 बार में इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी अभी आपको जो है लंबा चौड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि आखिर इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मतलब सिलेबस के बारे में। बाकी अगर आपको देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं सर इसकी नई वाली पीडीएफ नहीं मिल रही है, यानी कि जो भी हमने सब अपलोड कर दी है वेबसाइट पे, लेकिन वेबसाइट पे कभी कुछ कैसे वगैरह इकट्ठा हो जाता है, वही नहीं मिलती है फाइल। तो हमने क्या किया है कि टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए जो बना हुआ हमारा ऑलरेडी है, केयरवेल फार्मा, वहाँ पे हम सभी की ना लिंक डाल रहे हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो अब तक, तो आप जाके ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो जो भी आपको देखने हो लिंक डालो, क्लिक करोगे, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं किया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये जो हमारी वीडियो है ना, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की एक लास्ट वीडियो है। मतलब इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सब एक यूनिट आपको मिल जाएगी। तो जो कुछ भी आपको देखना होगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट वाइज। बाकी अब हम बात करें कि क्या क्या आपको इस वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, कि एक्चुअल में ये हमारे होते क्या, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, और इसमें मोस्टली आता है इसका मैकेनिज्म और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबके बारे में हम जो है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। उसके बाद जो सेमी सॉलिड्स हैं उसमें टोटल हमारे 4 एग्जाम्पल हैं, ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम और जेल्स। तो सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी है। और मेनली जो हमारा ऑइंटमेंट है ना, इसके ऊपर आ जाता है कि इसकी प्रिपरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कैसे हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारा इसमें क्वेश्चन आता है एक्सिपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड बनाने के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट्स का हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। तो मेनली देखा जाए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक हमारा डर्मल पेनिट्रेशन वाला है, फिर यहाँ पे हमारे प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट हो गया, और यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो ये 3 हमारे हैं, इन पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम बात करें अपने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, कि एक्चुअल में ये हमारे होते क्या हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा जो उसका नाम लिखा है ना, उसी से आप उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म का मेनली मतलब क्या होता है, इसमें हमारी बात होती है मेडिसिन के बारे में, यानी कि नॉर्मली जो आपकी दवाइयाँ हैं, जैसे टैबलेट वगैरह आप खा रहे हो, जो भी आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम पे है, उन सभी को हम एक्चुअल में डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और डोजेस फॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मान लो वो दवाई आपकी सिरप है, तो वो हमारी हो जाएगी लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर वो आपकी टैबलेट है, यानी कि एक तरह से सॉलिड है, तो वो हमारी हो जाती है सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसीलिए इनको हम जो है डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं, और ये हमारी मेडिसिन एक्चुअल में होती हैं, जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड हमारा आया सेमी सॉलिड। अब अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये सेमी मॉनिटर है, ये सेमी कंडक्टर, यानी कि सेमी का मतलब होता है अर्ध, यानी कि एक तरह से आधा की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, हाफ एक तरह से, ठीक है। अब सेमी सॉलिड का मतलब क्या है, सॉलिड तो हमको पता है कि भाई एकदम ठोस होता है, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ये ठोस है, और आपकी टैबलेट वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा ठोस होती है, सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड से आप यहाँ पे क्या समझोगे, तो एक्चुअल में सॉलिड है, लेकिन वो आधा सॉलिड है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सॉलिड तो है, ठोस तो है, लेकिन वो इतना ठोस नहीं है, वो हमारा हाफ ठोस है। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं, तो ये मान लो कि सेमी सॉलिड एक्चुअल में हमारा मिडिल में पार्ट करता है, कि मान लो जो हमारा ड्रग होगा यहाँ पे, वो ना तो पूरी अच्छी तरह से सॉलिड होगा, और ना ही पूरी अच्छी तरह से लिक्विड होगा, वो इन दोनों के बीच में लाया करेगा। और इसीलिए इन दोनों के जब बीच में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर एक तरह से बोला जाए, तो यहाँ पे सेमी सॉलिड हमारा क्या हो गया, कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की ही थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, यानी कि ना ही तो ये पूरा हमारा एक तरह से ठोस होगा अच्छा, और ना ही हमारा एक तरह से पानी जैसा होगा, उनके बीच में हमारा होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हो, भाई इसके बिना तो कोई कुछ नहीं करने देगा, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका टूथपेस्ट। यानी कि आप सुबह जो अपने दांत साफ करते हो ना, तो जो आपका पेस्ट है ना, वो पेस्ट एक्चुअल में हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है। और वो रियल में एग्जांपल है, क्योंकि वो अपने दांतों को, आपके दांतों को कीटाणु से बचाता है, आपके मसूड़े वगैरह को हेल्दी बना रहा है। तो इसीलिए वो हमारा एक ड्रग में आता है, और वो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो, अगर जैसे एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि वो एग्जाम्पल है, तो आप जब एग्जाम में लिख के आते हो ना, आप क्या करोगे, वहाँ पे वो लिख के आ जाओगे डायरेक्टली, पेस्ट या फिर टूथपेस्ट लिख के आ जाओगे। तो ये
चल पड़ता है, लेकिन अगर आप उसमें उस ड्रग का नाम डालोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो एक मैं आपको एग्जांपल अभी बता देता हूँ, कहीं भी आए आप उसको चिपका देना। एक हमारा आता है लीडोकैन का ऑइंटमेंट। अब लीडोकैन ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जैसे शून्य, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जगह को शून्य कर देता है, जैसे कहीं कटवट लग गया, हमें वहाँ दवाई लगानी है, तो ये ऑइंटमेंट आता है, इसको आप यहाँ पे रब करोगे, ये इस एरिया को पूरा शून्य कर देगा, यानी कि एनेस्थेटिक कर देगा एक तरह से। तो वहाँ पे कोई दवाई इंजेक्शन वगैरह आप आराम से लगा सकते हो। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, आपके हमेशा कभी कोई पूछे फटाक से आप बता सकते हो। तो आप यहाँ पे सेमी सॉलिड के बारे में पता चल गया कि ये मेनली हमारे वो सब्सटेंस होंगे जो हमारे क्या होते हैं, थोड़े से सॉलिड भी अच्छे से नहीं होते और लिक्विड भी नहीं होते, उसके बीच में लाया करते हैं, आपका जैसे टूथपेस्ट होता है। इसके बाद बात करें तो ये जो सेमी सॉलिड होते हैं ना, ये मेनली एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। एक्सटर्नली मतलब ऊपर से, जैसे हमारी स्किन है, तो जैसे अब देखो नॉर्मली आपकी टैबलेट है, उसको आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो अपने ओरली रूट से, यानी कि आप उसको माउथ से निगल ले रहे हो, पूरा अंदर ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा इंजेक्शन वगैरह भी आपके बॉडी के अंदर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेमी सॉलिड है ना, ये मेनली क्या करेंगे, आपकी बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं। अब जैसे समझो कि ये हमारे कौन है, शोले मूवी के ठाकुर साहब हैं। अब देखो ठाकुर साहब के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इसको हम आधा ठाकुर बोल देते हैं। और अगर हम इसे समझना हो तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, ये हमारे कौन है, सेमी ठाकुर हैं। सेमी मतलब आधा, तो ये हमारे आधे ठाकुर हैं ना, तो पूरे वही अच्छे, तो आधे ठाकुर हो गए। तो यहाँ पे जब दवाई हमारी अप्लाई की जाएगी, तो जैसे मान लो इनके यहाँ पे चोट लगी हमारे यहाँ पे एल्बो पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दवाई इस तरह से पूरा रब कर देंगे। और इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आपका मूव है, जैसे तो जब कभी दर्द वगैरह होता है तो वहाँ पे हम मूव लगाते हैं ना, ऐसा ट्यूब आता है, या आपका बीटाडिन ट्यूब हो गया, कहीं घाव वगैरह हो गया तब आप लगाते हो। तो ये सारे हमारे जो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आते हैं, जितने भी ट्यूब क्रीम वगैरह आ गया, हमारा सारा कुछ हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से अप्लाई करते हैं, अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, और ऊपर से ही अप्लाई किया जाएगा, इसको अंदर नहीं एडमिट करते, और धीरे धीरे उस जगह को हमारे ठीक कर देते हैं। तो सेमी सॉलिड हमारे वो डोजेस फॉर्म होते हैं जो एक तो हमारे मतलब अच्छे से ना लिक्विड होंगे ना सॉलिड होंगे, बीच में लाए करेंगे। सेकंड केस माना गया कि ये हमारे एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं और टॉपिकली, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर इसको लगाया जाता है और बाहरी से हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें आप समझ गए, और इसी से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दीज आर दोज डोजेस फॉर्म विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू टॉपिकल रूट, यानी कि हम टॉपिकल रूट से इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, और दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन अ सूटेबल वे। अब देखो इसके बारे में ये समझो, आपने सपोजिटरीज के बारे में पढ़ा तो, अगर नहीं पढ़ा हो देखो, इसीलिए बोलते हैं ना, प्रीवियस वीडियो आप थोड़ा देख कर आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो जो हमारे ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है और सपोजिटरीज की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, देखो दो ही हमारे मेन चीज़ें होती हैं जो किसी भी ड्रग को बनाने में काम आती है। और ये मैंने आपसे बहुत बार पूछा भी है कि मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये पता है तो भाई अभी कमेंट करके बता दो, बाकी तो मैं यहाँ पे आगे बता ही रहा हूँ। और अगर आपको सेमी सॉलिड डोज फॉर्म थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा तो अभी आप जो है डेफिनेशन इसकी कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते भाई कितने होशियार बच्चे हमारे हो गए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ बात करें तो ड्रग और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। ड्रग हमारा एक्चुअल में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी बॉडी में जाके असर दिखाएगा, लेकिन वो ड्रग होता है ना, वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होता है भाई। अब वो माइनर क्वांटिटी में आप लगाओगे तो वो हाथ पे ही रह जाएगा आपका। तो इसीलिए उस ड्रग में हम क्या मिलाते हैं, एक्सीपिएंट्स मिलाते हैं, यानी कि जब ड्रग में हम बहुत सारे एक्सीपिएंट जो हमारे लिए जरूरी होते हैं उन एक्सीपिएंट्स को मिला देते हैं, देन एक्सीपिएंट्स प्लस ड्रग, ये दोनों मिलकर हमारी किसी भी मेडिसिन को तैयार करते हैं। तो यहाँ भी जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें भी हमको क्या चाहिए, ड्रग एपीआई तो हो गया, लेकिन साथ में हमको एक्सीपिएंट्स की जरूरत होती है। और जो हमारे एक्सीपिएंट्स है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट हमारा होता है बेस। और बेस इसलिए इसका नाम भी है, बेस मतलब क्या होता है, एक तरह से उसका मेन पार्ट हो गया। जैसे पिज़्ज़ा आप लोगों ने कभी खाया होगा, भी ऑब्वियसली खाते हैं, तो पिज़्ज़ा का जो मेन होता है वो हमारा बेस होता है। और इसी बेस के ऊपर यहाँ पे ऊपर कभी भाई कुछ भी रख देते हैं, ऊपर किसी ने आलू रख दिए, प्याज रख दिए, टमाटर रख दिए, कैप्सिकम रख दी, तो ये ऊपर की अलग चीज़ है, लेकिन ये हमारा बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जो हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसमें ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने ये बेस ले लिया, अब इस बेस में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो दवाई ड्रग है उसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसी बेस में ड्रग इसमें मिक्स हो गया, फिर इसी बेस में क्या करेंगे, जो हमारे बाकी के एक्सीपिएंट्स है उसको हम ऐड कर देते हैं। और जब ये तीनों हमारे ऐड हो जाते हैं तब जाके हमारा जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो यहाँ पे जाके तैयार होता है। तो इसीलिए हमारा जो बेस है वो भी यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो यही यहाँ पे पूरा बताया गया है कि यहाँ पे हमारा जो ड्रग है वो डिस्पर्स मतलब यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है बेस के अंदर, और तब जाके वो कोई भी दवाई हमारी तैयार होती है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल हो गए। और ये मेनली हमारे देखो एक तो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, लेकिन कई केस में ये हमारे नेजल, वेजाइनल और रेक्टली जैसे सपोजिटरीज डाले जाते हैं ना, वैसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ये हमारे काम क्यों आते हैं। पहला हमारा होता है थेरेप्यूटिक, जैसे हमारी मूव है दर्द को कम कर रही है, हमारी लीडो
लिडोकेन है हमारी एनेस्थेटिक की तरह काम कर रही है, हमारे पेस्ट है दांतों को हमारे ठीक कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव में बात करें तो जैसे हमारी मच्छर वाले लोशन हो गए, ओडोमस हो गई, तो ये भी हमारे ऑइंटमेंट है जो हमें क्या करें, एक लेयर बना देंगे स्किन पे और हमें मच्छर से काटने से बचाएंगे। कॉस्मेटिक में बात करें तो जैसे हमारी क्रीम्स हो गई, क्रीम्स हमको गोरा बना रही हैं भाई, अच्छा सुंदर बना रही हैं, तो ये सारे हमारे इसके कॉस्मेटिक फंक्शन हो गए। तो देखा जाए तो सेमी सॉलिड हमारे बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं, हम आस पड़ोस में घिरे हुए हैं और आपको बहुत ही आसानी होगी इसको समझने में और एग्जाम में लिख के आने के लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये तो आपको पता है कि भाई किसी कोई भी हमारा एलिमेंट सब्सटेंस हो उसके कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। तो इसके फायदे क्या होते हैं कि दे अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो कोई भी दवाई जब हम ओरल रूट से खाते हैं ना वो हमारे पेट में जाएगी और कुछ पार्ट हमारे लीवर में ऐड पहले ही चला जाता है और वो मेटाबोलाइज यानी कि इनएक्टिव हो जाता है यानी कि खराब, और उसके बाद वो ड्रग हमारा बाहर जाएगा। अब देखो ये वैसे फंडा आप कॉलोजी में समझोगे, लेकिन इतना तो आप जानते ही हो कि कोई भी दवा हम जब बॉडी में खाएंगे हमेशा बॉडी में तो रहेगी नहीं, वो हमारे यूरिन के थ्रू या हमारे सुबह फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो बाहर कैसे निकलती है, जैसे मान लो ये एक्टिव थी तो हमारा लीवर उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा और उसी प्रोसेस को हम यहाँ मेटाबोलाइज बोलते हैं। और जब हम ओरली खाते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पे 100 mg ड्रग लिया तो वो 100 mg में से सिर्फ हमारे जो ब्लड है उसके अंदर 80 mg या 60 mg पहुँच रहा है, और इससे क्या हो रहा है हमारा 20-30 mg जो ड्रग है वो नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोकल जगह पे लगा रहे हो, कोने में यहाँ पे लगाया तो डायरेक्ट जब यहाँ पे लगेगा तो दवाई का नुकसान होने का चांस नहीं है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मतलब बाईपास कर देता है, अवॉइड कर देता है। उसके बाद जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स है यानी कि जो बेहोश वगैरह हैं उनके भाई आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि स्किन पे ही तो लगाना है। फिर बिटर ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अब जो कड़वे ड्रग है उसको भाई ओरली खाते हो ना, मुंह से खाओगे बहुत ही कड़वे लगते हैं, जीभ पे खाए नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसको आराम से मतलब स्किन वगैरह पे लगवा तो लेते ही है। उसके बाद बात करें ये बहुत ही आसानी से हमारे अप्लाई हो जाते हैं, क्रीम मूव भाई बहुत आराम से आप डेली लगाते हो क्रीम वगैरह तो। और इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी फास्ट होता है भाई, एकदम गोरा करने वाली क्रीम लगाई फटाक से आपका चेहरा चमक जाता है। इसमें छोड़ दो मतलब बाकी जैसे मूव आप लगाते हो तो भाई आप अच्छे खासे गोरे नहीं दिखते, मूव से आपका दर्द जो है बहुत जल्दी मतलब कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लोकली अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जाके इन्हें मतलब पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत यहाँ जाके अपना असर दिखा देते हैं। उसके बाद बात करें ये हमारे डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे लगाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे चोट लगी है वहीं पे लगाओ तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा और फालतू में पूरे बॉडी में ड्रग को घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है स्किन इरिटेशन का चांस रहता है। कई केस में क्या होता है कुछ लोगों के स्किन सेंसिटिव है, जैसे बच्चे वगैरह हो गए तो थोड़ी बहुत जलन वगैरह देखने को मिल जाती है। और कई केस में आपने देखा होगा मूव वगैरह जो आके स्प्रे वाली आ रही हैं तो कितनी जलन एकदम कर जाती हैं। फिर इनकी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। अब जैसे नॉर्मली आप कोई टैबलेट वगैरह लेते हो 1 रुपये 2 रुपये की ले ली वो, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा एक ट्यूब लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं भैया 10 रुपये का ट्यूब दे दो तो वो ऐसे निकाल के आपको उंगली पे दे देगा, नहीं ना, वो पूरा आपको पैक देगा और जो कई भाई 100 रुपये से ऊपर का ही आता है, तो ये थोड़ा सा हमें महंगा पड़ता है। उसके बाद टू बल्कि टू हैंडल। अब आपने 2 गोली जेब में डाली और चले गए कहीं, लेकिन वहीं आपको 2 ट्यूब जेब में डालने पड़े तो एक अनकंफर्टेबल लगता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं, थोड़े से भारी हो जाते हैं हमारे। उसके बाद ये हमारे जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना उससे कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि भाई सॉलिड सॉलिड ही होता है, भाई ठोस है तो स्टेबल ज़्यादा है, और इसमें लिक्विड भी होता है तो ये कम स्टेबल होते हैं। लेकिन ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म से थोड़े से अच्छे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि लिक्विड तो बिल्कुल ही पानी जैसे हो गए तो उनसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे देखा गया कि जैसे सॉलिड और लिक्विड के जो बीच में पाए जाते हैं ना, उसी तरह जो इनकी स्टेबिलिटी है वो भी हमारे इनके बीच में पाई जाएगी। सॉलिड से हमारे कम स्टेबल है लेकिन लिक्विड से हमारे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। अब बात करें हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखो वैसे तो इसकी अलग अलग पाई जाती हैं लेकिन हमें इतना कुछ नहीं है और एग्जाम में ये टॉपिक कम ही आता है। बस आप ऐसे लिख दो कि जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये इनके यूजेस के बेस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब देखो इंटरनल में क्या आते हैं, मेनली हमारे यहाँ पे सपोजिटरीज आ जाती हैं, जो आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ाई की होगी। तो पैसरीज और सपोजिटरीज ये हमारे होते हैं जो हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, जो बॉडी की कैविटी होती है, तो एक तरह से बॉडी के अंदर ही डाले जा रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे इंटरनली हो जाते हैं। एक्सटर्नली अब जो ऑइंटमेंट क्रीम जेल पैक जो ये है हमारे, ये सब हम बॉडी को बाहर से ही लगाते हैं। जैसे चेहरे पर आपने क्रीम लगाई तो अंदर से तो नहीं लगा रहे कि मुँह के अंदर से डाल के अंदर क्रीम लगा रहे हो, ऊपर से ही लगा रहे हो। ऑइंटमेंट भी हम ऊपर से अप्लाई करते हैं, पेस्ट जेल जेल बालों में कुछ लगाते हैं तो वो ऊपर से ही अप्लाई करते हैं, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल में आ जाते हैं और इसी के बेस पे कर दो। बाकी जो इनकी डेफिनेशन वगैरह और इनके बारे में है ना वो हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात होगी। तो अब हमारा आता है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें मेनली हमें पढ़ना क्या होता है ये भी क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है और हमारी स्किन है, तो मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना कोई भी मतलब ड्रग अपना लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जैसे मान लो हमने शोल्डर पे ड्रग लगाया तो वो कितनी
उतनी देर में हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तभी तो भाई असर दिखाएगा। अब मान लो आपकी स्किन पे नहीं जा रहा तो इफेक्ट तो दिखाएगा नहीं। तो जैसे मान लो ये हमारा एक हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमें चोट लगी तो हमने यहाँ पे ड्रग लगा लिया। अब जब हम ड्रग यहाँ लगाएंगे तो जब ये ड्रग हमारी स्किन के क्रॉस करके अंदर जाएगा तब हमारे जाके क्या होगा, ब्लड में मिलेगा। क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि जब तक वो ड्रग हमारा ब्लड में ना पहुंचे हमको इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उस जगह के एरिया के जब ब्लड पे पहुंचेगा तब जाके हमें जो है अच्छा खासा इफेक्ट मिलेगा। तो ये ड्रग हमारा कितने मतलब पेनिट्रेट इसको कैसे करता है और कितने टाइम में करता है और कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही वाला टॉपिक आपको इस टर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो आप इतना समझ गए कि हमने ड्रग यहाँ लगाया तो वो ड्रग हमारे स्किन को क्रॉस करके अंदर कैसे पहुंच रहा है, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो मेनली डिफ्यूजन पे बेस होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को ऐसे समझो बह जाना। बह जाना मतलब अपने आप हो रहा है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल नहीं करे, अपने आप हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाता हूँ, मान लो ये है और मैंने यहाँ पेन रख दी, चलो यहाँ पे रख दी। अब देखना मैं पेन छोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं इसको अभी पकड़ा हूँ, छोड़ी, अपने आप जा रही है पेन, यहाँ पे क्या है, अपने आप स्लाइड हो रही है। तो इसी तरह जो हमारा ड्रग है ना, जब हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे हो रहा है ना, इसको फंडो। तो इस फंडे को जो हमारा डिफ्यूजन है ना, ये हमारा काम करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या आता है कि हमारा कोई भी जो ड्रग पार्टिकल होगा या कोई भी हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या करता है कि उसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाती है अगर क्या होता है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ डाला जाए। इसका फंडा क्या होता है, तो जैसे मान लो ये हमारा एक बच्चों वाला खिलौना आपने देखा होगा, तो यहाँ पे बच्चे होते हैं ऑटोमेटिक, भाई पीछे तो कोई धक्का नहीं मारता, वो यहाँ पे रुकते हैं और ऑटोमेटिक सड़क के नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे ये पुली देखोगे तो यहाँ आप छोड़ोगे ऑटोमेटिक सड़क के नीचे चला जाएगा। अब देखो अगर ऐसा ना हो तो मान लो मैंने एक स्ट्रेट वाला बनाया, अब ये सीधा वाला है, अब अगर मैं यहाँ पे बॉल रखूँ तो क्या अपने आप आगे जाएगी, नहीं जाएगी, आप यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने रखी और चली गई। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है कि ये हमारा ऊंचा है और यहाँ हमारा लो है, नीचा है, तो ऊंचाई से नीचे की तरफ या हम बोल सकते हैं ज़्यादा से कम की तरफ हमारा ऑटोमेटिक जो है वो ड्रग हमारे या सब्सटेंस मूव कर जाता है। सेम फंडा हमारे यहाँ पे करता है। अब कैसे करता है, तो देखो आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी है वो किससे बन के बनी है, हमारे सबसे इनिशियल पार्ट सेल्स से, और जो सेल्स हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। और ये टिश्यू एक्चुअल में हमारी जो स्किन है वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर बनी है। तो अब मान लो कि ये हमारे पूरे सेल्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि इस जगह कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा मतलब हमारी होती है चोट, कोई भाई चोट वगैरह लग गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब चोट लग गई तो हमने मान लो यहाँ पे अपना ड्रग जो है वो अप्लाई किया। अब यहाँ पर कोई ड्रग जो हमने अप्लाई किया, जैसे मान लो ये हमारा जो स्किन है, यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल ले लिया और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये स्किन के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमारी चोट लगी और मैंने यहाँ पे जो है ड्रग अप्लाई किया। तो जब मैंने यहाँ ड्रग अप्लाई किया तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये देखो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है। तो जब मैंने बाहर से ड्रग लगाया मान लो सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के अंदर कोई ड्रग तो नहीं है ना, नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ड्रग है। अगर पहले से कोई दवाई होती तो आपको बाहर से दवाई की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो हमारी बॉडी में जो है पहले से कोई दवाई नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये दवाई अपने ऊपर लगा दी, स्किन के ऊपर अच्छे से पूरी अप्लाई कर दी, तो ये जो दवाई है वो हमारी स्किन के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारी दवाई नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लो कंसंट्रेशन। और ऊपर हमने ढेर सारी दवाई लगाई हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिक अब हमारी जो दवाई है वो हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं करना, बस इसी पे ये ऑटोमेटिक मूवमेंट करती है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे ड्रग पार्टिकल्स थे हमारे जो बाहर थे अंदर थे ही नहीं हमारे, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन क्या करेंगे, इसको इस वाली लेयर जो हमारी स्किन है इसकी लेयर को क्रॉस करेंगे, हमारे सेल्स को क्रॉस करेंगे और हमारे स्किन के अंदर आने लगेगा, अंदर वाले पार्ट में, और वहाँ जाके हमारे ब्लड वगैरह में लग के और उस जगह को ठीक करने लगेगा। तो इस तरह ये डिफ्यूजन वाला हमारा फंडा काम आता है कि यहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर पहले से कोई ड्रग नहीं था और बाहर हमने लगाया तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन, अंदर कम कंसंट्रेशन, ड्रग ऊपर से आया और धीरे धीरे अंदर आ गया और अपना जो है असर दिखाने लग गया। तो इस तरह हमारा जो ड्रग है वो यहाँ पे क्रॉस करता है। अब एक और फंडा आता है, सर अगर मान लो यहाँ पे हमारा मान लो हमने लिया यहाँ पे हमारी 100 यूनिट ड्रग था और हमारे धीरे धीरे मान लो यहाँ पे 50 आ गया, तो तब यहाँ भी 50 रह जाएगा, तो तब क्या ये डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तो हमारे हाई और लो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम का काम करता है कि जैसे मान लो यहाँ से ड्रग हमारे मूवमेंट होते जा रहे हैं, तो यहाँ मान लो जब 50 हुए और यहाँ पे 50 रह गए, तो यहाँ पे जो 50 है वो हमारे आगे भी तो मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो पूरी मेटाबॉलिज्म आप आगे जाके पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये हमारा चलता रहता है। यानी कि ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पे जरूरत है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद जब इसका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा तो वो बाहर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जब मान लो 50 यूनिट थी तो यहाँ पे 50 नहीं होगी, यहाँ से मान लो कि 10 यूनिट हमारी अपना काम करके बाहर निकलती भी गई हैं, 20 यूनिट बाहर निकलती गई, और यहाँ धीरे धीरे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि लो वाला हमेशा हमारा लो रहता है, और लो रहने की वजह से क्या है कि हमारी जो मूवमेंट है वो चलती रहती है, और इसी वजह से जो हमारा सारा का सारा ड्रग है वो जहाँ पे यूज़ होता था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर इतना समझो कि बाहर हमारा ड्रग हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो अंदर हमारा ड्रग आता जा रहा है वो हमारा यूज़ होता जा रहा है। और जैसे मान लो वही है, आप लोग खाना खा रहे हो, तो खाना खाते टाइम आपने क्या किया, रोटियां भाई मम्मी बनाती जा रही हैं, आपको भेजती जा रही हैं। अब मान लो कि आपने बोला 4-5 रोटी खानी है, उन्होंने पहली रोटी आपको दी, फिर दूसरी देने आए, तो क्या पहली आपके पास थी, पहली रोटी आपने खा ली। उसी तरह जो ड्रग हमारा पहले यहाँ पे आ गया वो ड्रग तो हमारा यूज़ हो गया ना, तो जो बाहर का ड्रग है वो हमेशा हमारा ज़्यादा रहेगा, तो वो हमारा ऊपर से ड्रग यहाँ पे आता रहता है, और ये हमारी प्रोसेस हाई से लो की तरफ ड्रग के मूवमेंट की चलती रहती है, और इसी मूवमेंट को हम यहाँ पे डिफ्यूजन बोल देते हैं, और इसी डिफ्यूजन पे काम करता है हमारा डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, और इसी से हमारे ड्रग हैं जो स्किन के अंदर जाएंगे और हमको इफेक्ट शो करते हैं। अब जो हमारा ये डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, ये हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ पे काम करता है, और इसका मतलब सिंपल यही है कि जो हमारा ड्रग है या रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारा हाई से लो की तरफ मतलब काम करते रहते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है वो याद कर लो, लिख कर आता होगी, आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। तो ये हमारा होता है J इज इक्वल टू -D/dC/dx। अब इसका मतलब मेनली क्या होता है यहाँ पे, तो J हमारा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि कौन सी स्पीड से हमारा जो ड्रग है वो यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं J। उसके बाद जो हमारा D है वो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट होता है, और जो DC/D है ये हमारा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसको और अगर तोड़ना हो तो DC हमारा एक तरह से हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस, और DX हमारा हो जाएगा टाइम, कि कितने टाइम में कितना ड्रग हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो यही एनली हमको यहाँ पे पता लगाना होता है। और जो यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसका मतलब सिंपल इतना होता है कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी क्या हो रही है, हाई से लो की तरफ हो रही है, तो एक तरह से हमारा नेगेटिव में जा रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है, तो उसी को शो करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, बस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है वो उल्टी हो रही है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। तो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म जो है समझ आ गया होगा। तो अब आपको यहाँ पे समझने हैं इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी प्रोसेस हो रही थी, तो यहाँ पे जो हमारे कुछ आस पड़ोस में इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स इस मूवमेंट को या इस एब्जॉर्प्शन को कितना अफेक्ट करने वाले हैं, तो इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। एक और बात यहाँ समझ लो, वहाँ यहाँ समझ लो कि ये जो हमारा पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग है, जो हमारा ड्रग अंदर आ रहा है, इसी पेनिट्रेशन को हम परमिएशन भी बोल देते हैं, और इसी को एक तरह से एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो भी फंडा सब इक्वल है, ड्रग अंदर आएगा तभी वो है बाकी के काम करेगा। तो ये मेनली हमारे 3 मतलब पाथ को फॉलो करता है। एक हमारा होता है ट्रांससेल्युलर, मतलब क्या है कि मान लो ये हमारे ढेर सारे सेल्स थे और इनसे मिलके हमारा पूरा टिश्यू यहाँ पे बन रहा था और स्किन हमारा बन रही थी। तो पहला क्या है कि ट्रांससेल्युलर मतलब ट्रांस मतलब क्रॉस करना, तो ये डायरेक्टली हमारे सेल को क्रॉस करते हुए अंदर आ जा रहे हैं। सेकंड हमारा होता है इंटरसेल्युलर। अब जैसे हमारे सेल्स होते हैं तो इसके बीच में हमारे कुछ जगह होती है, तो जब इनके बीच में से हमारा ये आ जाता है ड्रग, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर बन के बिटवीन द सेल। और एक हमारा होता है अपेंडिकल रूट, तो ये मेनली हमारा इसी काम के लिए होता है, यानी कि हमारे एब्जॉर्प्शन वगैरह करने के लिए। तो ये मेनली हमारे होल्स हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे जैसे स्किन में बाल होते हैं ना, तो उन बालों में जो कुछ होल्स होते हैं उनके थ्रू हमारा ड्रग होता है अंदर चला जाता है। कुछ हमारे होल्स दिए होते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड होते हैं जैसे पसीना वगैरह आता है, तो इन्हीं सब के थ्रू हमारे जो ड्रग अंदर आता है उसको हम यहाँ पे अपेंडिकल रूट से बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस जो पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग है ना इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारे इस पेनिट्रेशन वाली प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि या तो कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे, या रोक देंगे या बढ़ा देंगे। तो ऐसा ही फंडा होता है, हमारा अफेक्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो एक तो यहाँ पे 2 ही हमारे जो सब एलिमेंट है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो हमारी खुद बॉडी है, यानी कि बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और एक हमारा खुद ड्रग है जो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो इन्हीं बेस पर यहाँ पे 2 टाइप्स में फैक्टर डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बॉडी से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस चीज़ को अफेक्ट करेंगी। और सेकंड हमारा होता है फिजियोकेमिकल फैक्टर, तो ये हमारे ड्रग से कनेक्टेड वाले फैक्टर्स होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में टोटल हमारे 6 सब टाइप्स हमारे आ जाते हैं। एक हमारी आते हैं स्किन कंडीशन, फिर स्किन एज, फिर ब्लड फ्लो, फिर रीजनल स्किन साइट, फिर स्किन मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे स्किन हाइड्रेशन। तो एक एक करके अगर बात करें, स्किन कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है।
अब देखो जैसे हमारी स्किन है ना, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब देखो मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे की स्किन आपने देखी होगी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और जब सॉफ्ट स्किन होती है तो अगर वहाँ पे आप दवाई लगाओगे तो एक तो एब्जॉर्प्शन हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्किन एक तो पतली है, एक तो पूरी अच्छी तरह से डेवलप और हार्ड नहीं होती। तो अगर आप वहाँ पे कोई दवाई लगाओगे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हो सकता है कि भाई वहाँ पे इरिटेशन भी हो जाए, क्योंकि बच्चों की स्किन है भाई सेंसिटिव होती है, पतली होती है, तो वहाँ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक बड़े आदमी की स्किन ले लो या अपनी ले लो, भाई हमारी अपनी ले लो, तो अगर आप वहाँ पे कोई दवाई लगाओगे तो हो सकता है असर ही नहीं कर रही, इतनी ठोस पड़ गई है वहाँ पे, धूप वूप से इतनी काली टैनिंग हो गई है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि जो हमारी स्किन की कंडीशन है ना, वो भी हमारे ड्रग की पेनिट्रेशन को इफेक्ट डालती है। अगर कोई स्किन हमारी नई है, यंग है, तो भाई अच्छा मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वहीं कोई ओल्ड हो गई या ठोस हो गई है या हार्ड हो गई है, वहाँ पे हमारी कम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, एक और चीज़ जाने अगर, तो जैसे मान लो कि हमारी स्किन है, ये मान लो यही ठोस वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए कहीं पे, तो अगर आप वहाँ चोट वाली जगह पे कहीं दवाई लगाओगे ना, तो वो काफ़ी जल्दी इफेक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे चोट लग गई है। तो अब जो हमारे स्किन के बैरियर थे, मान लो ये थे हमारे, तो मान लो कि इतना एरिया तो हमारा ऑलरेडी टूट ही गया है। तो जब इतना हमारा टूट गया है तो ड्रग को पास होने के लिए कोई मेहनत तो करनी नहीं है, वो हमारा ड्रग लगाया और फटाक से हमारी बॉडी के अंदर मतलब पहुंच जाएगा। तो इसीलिए स्किन कंडीशन में क्या देखा गया कि बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यंग स्किन में काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो इंजर्ड स्किन होती है उसमें पेनिट्रेशन या परमिएशन हमारा हाई होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे मान लो ये एरिया अगर मेरा चोट लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे दवाई लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ लगाऊंगा तो कम एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह हमारे ये फंडा काम करता है। और स्किन एज के बारे में मैंने आपको यही साथ में बता दिया है, सीखो जो दोनों एक ही हैं, कि यहाँ पे जो ड्रग है वो जब बच्चों में लगाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और मतलब बड़े लोगों में, एडल्ट में कम होता है। और इसके नुकसान ये हैं कि भाई बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो अगर कोई दवाई ऐसी है जो थोड़ी सी मतलब हार्ड है, कुछ इसमें इरिटेशन कॉज करेगी, तो बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों के लिए तो भाई अच्छे डॉक्टर से ही आप जो करना है करो। फिर ब्लड फ्लो के बारे में बात करें, तो इसमें मेनली क्या होता है कि अगर हमारा जो ब्लड फ्लो है, जैसे मान लो, अब देखो आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे मान लो हम दवाई लगा रहे हैं और ब्लड हमारा इधर बहता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे मान लो ये हमारी स्किन है, और स्किन के नीचे हमारे होते हैं ब्लड वेसल्स, और इसमें हमारा ब्लड बह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ऊपर यहाँ पे ड्रग लगाते हैं, तो ड्रग क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ से क्रॉस करेंगे और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखो हमारे जो ब्लड है ना वो बहता जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड और इस ड्रग के जो बीच का कॉन्टैक्ट टाइम है ना वो कम मिल पा रहा है। लेकिन वहीं पर क्या हो जाए कि हमारे जो ब्लड फ्लो है अगर ये स्लो हो जाए, तो अगर ये स्लो स्लो धीरे धीरे बहेगा, तो इनके बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो अच्छा हो जाएगा, और इस चक्कर में जो पेनिट्रेशन रेट है और जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हमारा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हमारा ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे हमारा जो पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो हमारा बढ़ जाता है, और ब्लड हमारा ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। सिंपल फंडा है। फिर यहाँ बात करते हैं रीजनल स्किन साइट्स के बारे में। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो बॉडी में जगह जगह पे जो स्किन है वो हमारी कहीं पे बहुत मोटी है, कहीं पे बहुत पतली है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब सीधी सी बात है, अगर जो हमारी स्किन है, अगर ये हमारी इतनी पतली होगी तो ड्रग जल्दी क्रॉस कर जाएगा, वहीं पे स्किन अगर हमारी मोटी है तो ड्रग को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो भाई सिंपल है कि हमारी जो पतली स्किन है, अब जैसे हमारा फेस वगैरह की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है, तो वहाँ पे अगर हम कोई दवाई लगाते हैं, कई देखा होगा ना चेहरे पर जलन भी होने लगती है, अगर ज़्यादा साबुन या कुछ लग जाता है, तो वो सेंसिटिव स्किन होती है क्योंकि पतली होती है। तो वहाँ आप मतलब सही से दवाई लगाओ, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। और वहीं पे जो थिकर होती है, जैसे हमारे ये तलवाई है, हमारा पाल्म हो गया, हथेली हो गई, या हमारे पैर के नीचे का सोल हो गया, तो वहाँ पे वही दवाई हमारी कम असर करती है। वहाँ देखा होगा एड़ी फटने वगैरह की कितनी दवाई आती हैं, तो कैसे मतलब बहुत स्लो असर करती हैं। तो ये फंडा सिंपल हो गया। फिर स्किन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फंडा बताया था कि हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म करती है हमारा लीवर करता है, जहाँ पे ड्रग हमारा इनएक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे हमारी ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है ना वो हमारे और भी मतलब बॉडी के ऑर्गन करते हैं, तो उसमें से हमारी एक स्किन भी आती है। तो स्किन भी हमारी मेटाबॉलिज्म करती है, लेकिन वो कम करती है, 4 से 5% करती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो स्किन है हमारी वो भी कुछ ड्रग को जहाँ मेटाबोलाइज कर देगी, और इससे हमें जो असर है वो उस ड्रग का थोड़ा सा कम दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर मेटाबोलाइज हमारी हो जाती है। तो इसका एग्जांपल जैसे हमारे स्टेरॉइड्स के हार्मोन हो गए या केमिकल कार्सिनोजेंस हो गए, तो ये लगभग हमारे 4 से 5% जो है जब टॉपिकली हम स्किन पे लगाते हैं तो ये थोड़े से मेटाबॉलाइज हो जाते हैं, और इससे इनकी एफिकेसी और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा असर पड़ सकता है। फिर हम लास्ट बात करें स्किन हाइड्रेशन के बारे में, तो इसमें मेनली क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या फंडा है, हाइड्रेशन मतलब होता है पानी। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जैसे मान लो ये स्किन है पूरी इतनी है, तो स्किन कई बार पानी से हाइड्रेट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा पानी में आप लोगों ने कभी कपड़े धोए हैं,
40-50 एक साथ या 17-20 कपड़े। हम जब हॉस्टल में थे नवोदय में, तो वहाँ पे हमने धोए थे। तो अगर आप ऐसे धोते हो ना, ये उंगलियाँ एकदम ऐसी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ली या पानी में कहीं ज़्यादा डुबो के रखोगे तो ऐसी। तो इस टाइम पर क्या होता है, हमारी स्किन ना स्वेल हो जाती है थोड़ी सी, और वहाँ पे हमारा पानी थोड़ा सा भर जाता है। और इसी को समझो कि यहाँ पे क्या है कि जब हमारी स्किन पानी के साथ सेचुरेटेड हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर ऐसे में हमारी स्किन थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, सॉफ्टन हो जाएगी और हल्के से रिंकल्स पड़ जाते हैं, उस केस में अगर हम दवाई लगाते हैं तो भाई हमारा दवाई जो है असर जल्दी करती है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने की वजह से जो यहाँ पे पेनिट्रेशन रेट है, जो अंदर इसमें घुसेगी दवाई, वो हमारी काफ़ी अच्छे से कर जाती है। सिंपल फंडा है। अब हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर्स के बारे में। तो ये मेनली हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ड्रग से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें भी हमने 6 ही यहाँ पे फंडे लिए हैं, और भी होते हैं पर इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहाँ हमारे आते हैं टेम्परेचर एंड पीएच, फिर डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, ड्रग कंसंट्रेशन, पार्टीशन कॉफिशिएंट, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप और परक्यूटनेस एनहांसर। अब देखो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या करना है ना, ये वाले नाम याद करने हैं जैसे हमारे उसमें थे। अगर आपको ये नाम याद आ गए तो बस इनका फंडा आपको मुंह ज़बानी याद रहेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दो तो हमारी जो ड्रग की पेनिट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और पीएच हमारे स्किन के बराबर होनी चाहिए। तो इससे आपको जो है चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो अगर हम पहले यहाँ बात करें टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ये तो आपने फंडा देखा होगा कि मान लो चीनी आप पानी मिला रहे हैं, नहीं घुल रही, वहीं पर आप गर्म कर दो, फटाक से घुल जाती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वहाँ पर जो पेनिट्रेशन रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, सारा कुछ ऑलमोस्ट हमारा मोस्टली गैस में बढ़ जाता है। तो यही होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारी जो पेनिट्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। बाकी पीएच के बारे में अगर बात करें, तो जैसे हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जो स्किन का पीएच है उसी के अप्रॉक्स सेम हमारा पीएच हमारी दवाई का होना चाहिए। और अगर सेम होगा तभी वो दवाई हमको एक तो मतलब हमें जलन नहीं करेगी, इरिटेशन नहीं करेगी, और उतनी ही अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो उसका पीएच करीब हमारा मतलब 5 के अप्रॉक्स रहना चाहिए, और 5 से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। फिर सेकंड हम बात करते हैं डिफ्यूजन कॉफिशिएंट के बारे में। तो इसमें मेनली हमारे देखो ये ना अलग अलग हो जाता है, और अगर आपको याद हो जो मैंने डिफ्यूजन का आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें जो -d था ना, तो d हमारा यही डिफ्यूजन कॉफिशिएंट था। तो ये हमारा ड्रग के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ड्रग के अकॉर्डिंग, नेचर और उसके स्टेट के अकॉर्डिंग ये अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो गैसेस वाले ड्रग हैं, जैसे मूव, अगर मान लो एक ऑइंटमेंट मूव है आपने लगाई, थोड़ी असर हो रहा है, लेकिन वहीं अगर आप स्प्रे वाली ऑइंटमेंट लगाओ, स्प्रे वाली अगर आप वो लगाओगे ना मूव, वो काफ़ी और जल्दी असर करती है। तो वो उसका पेनिट्रेशन रेट हमारा हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स हमारे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और प्रेशर से आते हैं, तो हमारे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा फंडा है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट का, वो हमारे ड्रग के नेचर और सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। थर्ड हमारा आता है ड्रग कंसंट्रेशन। तो अब देखो स्टार्टिंग फंडा मैंने आपको बता ही दिया था कि ये हमारा जो है हाई से लो पे डिपेंड करता है, यानी कि ड्रग कंसंट्रेशन हमारा जितना ज़्यादा होगा, यानी कि याद मान लो हाई और लो है, तो जितना ज़्यादा होगा और उतना ही अच्छा हमारा असर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आपको समझाऊँ, मान लो यहाँ पे इतनी हाइट थी, ये हमारा हाई था, ये लो था, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रग रख रहा हूँ, मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, मान लो यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन हाई की और ज़्यादा कर दी, तो अब मैं अगर आपसे पूछूँ कौन सा वाला जो पूली मान लो यहाँ बॉल है वो नीचे जल्दी गिरेगी, ये वाले कि ये वाली? ऑब्वियसली बात है ये वाली, क्योंकि इसमें हाइट हमारी ज़्यादा है। तो सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। ड्रग कंसंट्रेशन अगर हमारे जितना ज़्यादा होगा, हमारे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा उतना ज़्यादा होगा, और ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी हमारा उतना ही अच्छा यहाँ पे होने लगता है। अब यहाँ बात करें हम पार्टीशन कॉफिशिएंट्स के बारे में, तो देखो ये मेनली हमारा जो ड्रग होता है ना, उसका नेचर बताता है कि वो हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब हमारे पानी वाले नेचर का है कि ऑयली यानी कि ऑर्गेनिक नेचर का है। तो देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे हमारी जो स्किन है ना, वो पूरी की पूरी लाइपोफिलिक होती है, यानी कि ऑयली नेचर की होती है, और यहाँ पे जो हमारी लेयर है पूरी, वो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड की ये बाई लेयर होने की वजह से ये लाइपोफिलिक हो जाती है। और उस केस में अगर हम यहाँ ड्रग अप्लाई करते हैं, और वो भी अगर हमारा लाइपोफिलिक है, तब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारी काफ़ी अच्छी होती है, और अगर वो लाइपोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट बस एक हमारा प्रोसेस है जो हमको ये बताता है कि हमारा ड्रग है वो लाइपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। और इसमें क्या है कि अगर लाइपोफिलिक होगा तो हमारी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, हाइड्रोफिलिक है तो थोड़ी कम होती है। फिलिक मतलब होता है लविंग यानी कि प्यार करने वाला, और लाइपो मतलब होता है लिपिड, हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो जो लाइपोफिलिक है वो हमारे काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो भी लाइपोफिलिक नेचर की होती है। फिर हमारा यहाँ फिफ्थ आता है मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। तो इसमें मेनली क्या है कि अगर हमारा साइज और शेप छोटा रहेगा बहुत ज़्यादा, तो हमारी पेनिट्रेशन रेट अच्छी होगी। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे मान लो स्प्रे जो होता है, तो स्प्रे में पार्टिकल्स हमारे बहुत ही ज़्यादा माइनर से होते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन हमारी काफ़ी अच्छी होती है, और जो ऑइंटमेंट है उसमें थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। बाकी हमारा इसमें लास्ट आता है परक्यूटनेस एनहांसर।
तो इसका मेनली मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन अगर किसी केस में ये एब्जॉर्प्शन हमारी नहीं हो रही या कम हो रही है तो हम इस ड्रग में जो है परक्यूटनेस इन्हांसर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेनली क्या करेंगे, ये जो एब्जॉर्प्शन है या इसकी जो पेनिट्रेशन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने को क्या, हम यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमारे एल्कोहल्स हो गए, तो बहुत सारी प्रिपरेशन में हम जो है मिथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारे एसीटोन हो गए और DMSO यानी कि डाई मिथाइल सल्फोक्साइड्स हो गए। और ये जो परक्यूटनेस मतलब है इसका होता है परक्यूटनेस, यानी कि हमारी जो स्किन की लेयर होती है क्यूटनेस सब क्यूटनेस, तो उसी लेयर को क्रॉस करने के लिए इस परक्यूटनेस का यहाँ पे नाम रखा गया। तो ये हमारे सारे के सारे यहाँ पर हो गए हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। आई होप आपको ये सारा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अब हम जो है अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करें एक तरह से, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सीपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि कौन कौन से एक्सीपिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसमें सेमी सॉलिड बेसिस के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, और फिर यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमारे जो सेमी सॉलिड है ना, इनको बनाने के लिए या कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए हमको एक तो ड्रग चाहिए जो मेन, जिसके लिए मतलब नाम से जाना जाएगा और जो हमें इफेक्ट दिखाएगा, और साथ में हमको चाहिए होते हैं एक्सीपिएंट। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब जाके हमारी या तो कोई दवाई बनती है मेडिसिन, या इसको हम डोजेज फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सेमी सॉलिड्स है इनको बनाने के लिए भी हमें कुछ एक्सीपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें सबसे मेजर हमारा होता है सेमी सॉलिड बेस। तो पहले इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आता है तो ये वाला थोड़ा बड़े में आपको लिख के आना पड़ेगा। तो देखो, सेमी सॉलिड बेस हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्सीपिएंट्स होता है, और ये मेनली क्या करेगा, हमारे ड्रग को अपने अंदर डिजोल्व करता है, और हेल्प ड्रग को रिलीज करने में भी यही हमारी हेल्प करता है। कैसे काम करता है इसको मैं बताता हूँ। तो मान लो कि ये हमारा जो है पूरा सेमी सॉलिड बेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली अच्छे से, ठीक है। अब जो हमारा ड्रग है ना, वो क्या करेगा, हमने पहले बेस लेंगे, और मान लो ये हमारा ड्रग था, तो अब हम ड्रग क्या होगा, वो हमारा इसमें बेस में मतलब अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि जो ड्रग है ना, उसको डिजोल्व होने के लिए बेस की जरूरत तो पड़ती है, तो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट है वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे, और तब जाके हमारा सेमी सॉलिड बनता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जब हमारी मान लो स्किन वगैरह पे ये हमारा अप्लाई कर दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारा बेस होता है ये धीरे धीरे मेल्ट होता है, यानी कि डिजोल्व होता है बॉडी में आके, और उसके बाद जैसे ही डिजोल्व होगा ये जो हमारा ड्रग है वो यहाँ पे क्या होगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये एक्चुअल में बेस काम करते हैं, और बेस हमारे इस काम आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने सपोजिटरीज में देखा होगा, तो सपोजिटरीज बेस हमारा एक मेजर पार्ट था, और उसमें भी हमने पढ़ा था, तो वही वाले बेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सपोजिटरीज भी हमारे एक तरह से सेमी सॉलिड का ही पार्ट है, तो हमें कोई भी मतलब उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो एक तो इनका जो पीएच है वो हमारा स्किन के पीएच के बराबर हो, जिससे ये कंपेटेबल हो। दूसरा, जो हमारे बेस होते हैं वो ड्रग के साथ कंपेटेबल हो, ऐसा ना हो हमने ड्रग मिलाया और ड्रग उसमें या तो खराब हो जाए या अच्छे से काम ना करे। ड्रग और पीएच, स्किन के पीएच दोनों के साथ कंपेटेबल होने चाहिए। उसके अलावा ये हमारे इनर्ट होने चाहिए, मतलब खुद कोई अलग से रिएक्शन ना करें, जो ड्रग है वही अपना काम करे, सिर्फ ये ड्रग को संभालने का काम करे। उसके अलावा ये नॉन इरिटेंट होने चाहिए, मतलब जलन वगैरह ना करें। नॉन सेंसिटाइजिंग, यानी कि सेंसिटिव ना हो। इसके अलावा ये प्रोटेक्टिव हो। नॉन ग्रीसी हो, यानी कि चिपचिपे ना हो, ऐसे ना हो चिपक गए हाथ से हट ही नहीं रहे। और इजीली रिमूवेबल हो, यानी कि रिमूव हो जाए। अब देखो, ये आइडियल प्रॉपर्टीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ग्रीसी नहीं होते, ग्रीसी भी होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नॉन ग्रीसी हो। इसके बाद ये अपने जो मेडिसिमेंट है उसको अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छे से जाकर रिलीज करें, और इनकी स्टेबिलिटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो मेजरली हमारे 3 तरह के यहाँ पे सपोजिटरीज बेस पाए जाते हैं। पहले हमारे होते हैं ओलिजिनस बेस, और इसको हम एक तरह से फैट एंड ऑयल वाले पार्ट हैं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह। सेकंड हमारे होते हैं इमल्सिफाइंग बेस, और थर्ड हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। तो अगर हम पहले बात करें ओलिजिनस बेस के बारे में, तो इसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक बेस होते हैं। अब देखो, ये मेनली हमारे फैट्स एंड ऑयल से बने होते हैं, और फैट एंड ऑयल क्या होता है, मेनली आपके जैसे किचन वगैरह आप देखो तो वहाँ पे जो आपका घी है, एक्चुअल में घी को आप फैट बोल सकते हो, और जो आपका तेल है, सरसों का तेल या हो गया, उसको आप ऑयल बोल सकते हो। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस होते हैं, जिसको हम रेगुलर खाते पीते भी हैं, तो ये ऑर्गेनिक वाले होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके जिन बेस का हम कर रहे हैं वो हमारे हो जाते हैं ये हाइड्रोकार्बन वाले बेस, और ये मेनली हमारे वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये ग्रीसी भी होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं, और नॉन वॉशेबल होते हैं। अब आप चाहो तो करके देखना, आप एक थाली लेना और उसमें 1 चम्मच ऐसे घी रख लेना, बाद में आप इस घी का यूज़ कर लेना,
तो जो घी है ना उसके कुछ निशान रह जाएंगे भाई उस थाली पे या आपके कपड़ों पे रह ही जाते हैं, और उसको आप धोगे ना, नॉर्मल पानी से धोगे तो वो साफ नहीं होगा। आप उस पर जब साबुन वगैरह लगाओगे तो सर्फेक्टेंट होता है, तो उसी में जाके मतलब वो डिजोल्व होता है, वरना वो इजीली आपका साफ नहीं होगा सिर्फ पानी से। तो एग्जाम्पल हमारे इसमें जैसे व्हाइट पेट्रोलियम हो गया, सॉफ्ट या फिर लिक्विड पैराफिन्स हो गए, और इसमें मेनली ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे आते हैं। तो जो ऐसे बेस यूज करेंगे उसमें हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बेसिस वाले हमारे सेमी सॉलिड्स हो जाते हैं। देन हमारे आते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस। तो ये मेनली हमारे वो बेस हैं जो हमारी क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें दो तरह के होते हैं। देखो इमल्सन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। तो उसी तरह ये भी हमारे दो पार्ट्स में हो जाएंगे। तो जो बेस में हम वाटर इन ऑयल डालते हैं और कुछ में ऑयल इन वाटर डालते हैं। तो वाटर इन ऑयल में क्या, देखो ऑयल हमारा होता है मेन, इसमें बेस होता है, तो ये सारा का सारा हमारा ऑयली नेचर का हो जाता है और ये ईजिली हमारा साफ नहीं होता यहाँ पे। और ऑयल इन वाटर वाला हमारा पानी वाले नेचर का हो गया, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है और पानी में ईजिली मतलब एब्जॉर्ब वगैरह हो जाता है, अच्छे से काम करता है। तो वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल हमारे जैसे सल्फर जिंक ऑक्साइड, या सिंपल बोलें तो कोल्ड क्रीम हमारी हो जाती है। और ऑयल इन वाटर में हमारे यहाँ पे हो जाते हैं बेंसिन क्रीम, और इसमें एक बेस आता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम पीईजी शॉर्ट में यहाँ पे बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में। तो ये हमारे ऑयल इन वाटर टाइप वाले ही होते हैं एक्चुअल में। तो ये सारे के सारे पानी के नेचर के होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये ग्रीसलेस यानी कि चिपचिपे नहीं होते, ऑयल फ्री होते हैं, और ये पानी के साथ कंपेटेबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी फुल दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमारा पीईजी हो गया, पॉलीसॉर्बिटॉल्स हो गए, और यहाँ पे मैक्रोगॉल्स हो गए। तो ये सारे हमारे वाटर सॉल्युबल वाले बेस होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बेस के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करें इसमें अदर एक्सीपिएंट, यानी कि इन बेस के अलावा हमारे पास जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये मेनली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से हमको प्रिवेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे देखो मैंने वैसे बहुत बार बताया, मान लो ये आपका कोई ट्यूब वगैरह है और यहाँ से आपकी ऑइंटमेंट की दवाई निकल रही है, तो इसका मान लो आपने कैप खोला, तो कैप खोल के एक बार में हमने सारा यूज़ तो कर नहीं दिया, तो जो आस पड़ोस में जैसे आपको बताया ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, वो इसमें आ जाती है और इसको ऑक्सीडाइज यानी कि खराब कर सकती है, यानी कि रिएक्शन कर सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जैसे टोकोफेरॉल्स हो गए, अब्जॉर्बिक एसिड हो गया, BHA BST। तो ये मेनली क्या करते हैं ना, जैसे ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बाहर की जो ऑक्सीजन वगैरह आई उससे खुद रिएक्शन कर जाएंगे, तो जो हमारा ड्रग है वो यहाँ पे सेफ रहता है। फिर व्हीकल्स के बारे में बात करें तो ये हमारा सॉल्वेंट है जिसमें हम अपने ड्रग को घोलेंगे, जैसे पानी वाला हो गया वाटर, इथेनॉल, फिनॉल, एल्कोहल। फिर बफर्स हमारे क्या होते हैं, देखो ये जो हमारे सब्सटेंस है, ये पीएच इनका जो होता है वो हमारे स्किन के बराबर हो, जिससे हमको इरिटेशन कॉज ना हो। तो बफर्स मेनली क्या करेंगे, हमारे जो पीएच का जो चेंज होता है ना उसको प्रिवेंट करते हैं। फिर बात करें प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, तो ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करेंगे। जैसे हमारे जो सेमी सॉलिड्स हैं उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना आ जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं हमारे ये प्रिजर्वेटिव। फिर यहाँ बात करते हैं हम ह्यूमेक्टेंट्स के बारे में। तो देखो ये हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों नेचर के होते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड का होना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं एक्चुअल में, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इससे हमारी जो प्रिपरेशन है, यानी कि जैसे मान लो हमारा ट्यूब वगैरह है, ये सेमी सॉलिड यानी कि थोड़ा सा गीला बना रहे, यानी कि एकदम ठोस ना हो जाए, क्योंकि अगर पूरा ठोस हो गया तो भाई निकलेगा ही नहीं ट्यूब में से, और आप लगा रहे हो आपका रगड़ा ही नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसका थोड़ा बहुत गीला होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ह्यूमेक्टेंट हमारा यही वाला काम करता है। बाकी परमिएशन एनहांसर मेनली क्या करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देता है, जैसे हमारा मिथेनॉल हो गया या ओलिक एसिड्स हो गए। तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स के बारे में, यानी कि इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि जो सेमी सॉलिड्स है ना, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे दो मेन मेथड होते हैं। एक होता है ट्रिट्रेशन और एक होता है हमारा फ्यूजन मेथड। ट्रिट्रेशन हमारा नॉर्मली है, फ्यूजन हमारा हीट के द्वारा होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हमारे ऑइंटमेंट के ऊपर मेनली आता है, तो यहाँ ऑइंटमेंट का एक छोटा सा इंट्रो है, डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन, सारा कुछ है, और इसी तरह हमने बाकी सबका लिखा हुआ है। तो अब अगर एग्जाम में इनकी प्रिपरेशन आती है, इन सबके बारे में लिखो, और ये दो मोस्ट कॉमन है, तो इनके बारे में आप लिख कर आ जाओगे, तो आपका मतलब इसको जोड़ के लिख देना, तो आपका ये मतलब परफेक्ट हो जाएगा, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो देखो ऑइंटमेंट हमारा एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, लिख सकते हो। बाकी ये हमारा स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और साथ में ही हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो बॉडी जो ऊपर से है वो हमारी स्किन है, और अंदर से जो बॉडी की हमारी जो स्किन होती है ना, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर वाली ऐसा नहीं है जैसे हमारे मुंह के अंदर आप हाथ डालो तो आपके जो गाल वगैरह ये अंदर हो गया, ये पूरा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो जो ऑइंटमेंट है ना, इसको हम अंदर और बाहर दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे आपके जो ओडोमोस आते हैं, छाले वगैरह के लिए आते हैं, तो उसको सॉरी ओडोमोस नहीं होता, छाले वगैरह वाले ओरासोर, तो ये अंदर से भी आप लगा सकते हो डायरेक्टली छालों पर। तो ये दोनों में हमारा ऑइंटमेंट जो है काम आता है, ठीक है। बाकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह होती है कि हमारी स्किन पे इजीली रब्ड हो जाते हैं, ये सिंपल है। एग्जांपल हमारा पेट्रोलियम जेली।
बैक्सेस हो गए, या लिडोकोइन ऑइंटमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब ये हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हाइड्रोफोबिक है, यानी कि अगर हम इसमें फैट एंड ऑयल वाला कोई बेस मिला दें। इमल्सिफाइंग है, यानी कि वाटर इनल और ऑयल वाले टाइप वाला। और वाटर सॉल्युबल बेस है, अगर हम इसमें पीजी वगैरह मिला दें तो वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट हो जाता है। बाकी इसको हम ट्रिट्रेशन और फ्यूजन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इन दोनों मेथड के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हमारा सेकंड आता है यहाँ पे क्रीम्स। तो क्रीम्स भी एक्चुअल में हमारी सेमी सॉलिड की प्रिपरेशंस होती हैं, और इसमें वन और मोर मेडिसमेंट जो है इमल्सन बेस में डिसॉल्व होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारे 3 बेस थे ना, तो इसमें जो इमल्सिफाइंग वाला बेस है उसमें जो हमारे ड्रग डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, तब हमारी जो है क्रीम्स का फॉर्मेशन होता है। और ये 2 तरह की हैं। अगर हमने ऑयल इन वाटर वाला मतलब इमल्सन बेस लिया तो ये बेनिसिंग क्रीम है, और वाटर इन ऑयल वाला हमने लिया तो ये हमारी कोल्ड क्रीम है। और जो ऑयल इन वाटर वाला है इसमें पानी हमारा मेन है, तो इसमें हमारा एक्वस क्रीम हो गया। और वाटर इन ऑयल है, यानी कि तेल हमारा मेन है, तो ये ऑयली क्रीम हमारी हो जाती है। और इसको हम जो है मेनली फ्यूजन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम ट्रिट्रेशन वाला कम या फिर यूज़ ही नहीं करते एक तरह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड अपने पेस्टेस के बारे में। तो ये एक्चुअल में हमारे जो ऑइंटमेंट है ना उसी की तरह होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, और एक्सटर्नली हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। अब इसके और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क होता है ये समझ लो, बाकी से हमारा सेम है। तो इसमें हमारा जो पाउडर होता है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक वाइट वाइट सी लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ मैं लगाता हूँ तो इस तरह की पूरा एक वाइट सा। अब इसका समझो होगा, जैसे गाँव में कभी देखा होगा, अगर कभी हम जल जाते हैं ना तो क्या करते हैं कि कॉलगेट वगैरह अपना होता है उसी के ऊपर लगा देते हैं हाथ पे, तो एक तरह से हमारी पूरी वो बन जाती है। तो पेस्ट वही होता है हमारा, यानी कि वो पेस्ट होता है, जब आप पेस्ट को रब करोगे तो एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह देख लो, तो ये हमारे पेस्ट होते हैं। ठीक है, बाकी ऑइंटमेंट हमारे पता नहीं लगते, वो इजीली रब्ड हो जाते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर जो है ट्रिट्रेशन और फ्यूजन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या पेप्टाइजोल हो गया। अब हम बात करें 4 जेल्स के बारे में यहाँ पे। तो इसमें मेनली क्या होता है ना, ये थोड़े से अलग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक तरह से 3 डायमेंशन वाले आप इनको बोल सकते हो। और जेल अगर कभी आपने बालों पे लगाए होंगे, अपने बाल स्ट्रेट किए होंगे या वैसे, तो ये जेल क्या होता है, एक तरह से मान लो कि हमारा एक मास है, एक लंबा चौड़ा इस तरह का मास है पूरा, और इसको एक लिक्विड के अंदर फिल करके और इस तरह का एक 3D स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये इसी तरह का होता है, सेमी ट्रिगर्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक तरह से 3D नेटवर्क होता है पार्टिकल्स का, थोड़ा सा अजीब सा ही होता है। तो इसके एग्जांपल जैसे हमारा बोल्टरन जेल हो गया, तो ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करेगा। इसके बाद इसमें भी हमारे बेस जैसे हाइड्रोजेल, ऑर्गेनोजेल और थिक्सोट्रोपिक जेल, रिगिड इलास्टिक जेल, जो ऐसे बेस मिलाओगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये जेल फॉर्म हो जाते हैं। बाकी इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे मेथड अलग होते हैं, जैसे हमारा थर्मल चेंज हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, या केमिकल रिएक्शंस हो गई। तो केमिकल रिएक्शन में अगर एग्जांपल देखें, देखो थर्मल में हमारे हीट के द्वारा करेंगे, फ्लोकुलेशन में इस तरह के फ्लोकुल्स बना के करेंगे, और केमिकल में जैसे एग्जांपल ले लो सोडियम कार्बोनेट है, और इसको अगर हम एल्यूमिनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये पानी वाला एक्वस नेचर का, तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल फॉर्म हो जाता है, और इस तरह हम केमिकल नेचर से केमिकल रिएक्शन के थ्रू जेल वगैरह को फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं इनके मेथड, जो 2 मेन मेथड हैं, और इन्हीं को आप जो है कॉमन है, आप चारों में लिख के आ सकते हो। आधा है तो वैसे तो जेल और कम ही आता है, ऑइंटमेंट का मेनली आता है। तो हमारे मेथड होते हैं ट्रिट्रेशन और फ्यूजन। तो देखो ट्रिट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब ट्रिट्रेशन के लिए आप ये समझो, आप लोगों ने जो है अपनी लैब में पेस्टल और मोटर देखे होंगे, जो इस तरह के हमारे सब्सटेंस होते हैं। हमारे पेस्टल मोटर चाइना मिट्टी के बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पेस्टल होता है ना, एक तरह से इसको मान लो इस तरह का होता है, और इसमें क्या होता है, ये इस तरह हमारा चलता है, यानी कि पूरा ऐसे ऊपर करके नहीं मारते, वो अदरक कूटने वाला अलग होता है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह हम रब करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल इसके नीचे रखा मान लो ये है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता रहता है। तो इस तरह ये पूरी प्रोसेस काम करती है, और इसी को हम ट्रिट्रेशन बोलते हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें कैसे काम करेगा ये वाला। ठीक है, बाकी ये हमारा वाइडली यूज़ होता है, और इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड मिलाते हैं। तो जो ऐसे सब्सटेंस है जिसमें लिक्विड ऐड करना होगा, तो ये वाला मेथड उनके लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पर जो इनके स्टेप है ना, वो मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारा होता है साइज रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे ड्रग है उनके पार्टिकल्स को बहुत छोटा कर दिया जाता है, एक तरह से फाइन पाउडर की तरह हमारे ये बना लिए जाते हैं। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा होता है लेविगेशन। अब लेविगेशन प्रोसेस को ऐसे समझो, ये जो हमारा पाउडर सा बन गया ना, इस पाउडर को हम इस वाले इसमें डाल देते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस अपने पेस्टल से इस तरह से इसको रब करेंगे, यानी कि ऐसे दबाएंगे, और दबा के क्या होगा, इनका साइज और महीन होगा, यानी कि और बारीक होगा और पतला होगा। और एक और काम इसमें क्या करते हैं, साथ में हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाते रहते हैं। तो इसमें जब पानी डालते रहेंगे और इसको ऐसे पीसते रहेंगे, तो आपने एक तरह से बोलते हैं ना भाई, लपसी सी बना दी यार, क्या कर दिया। तो एक तरह से हमारा पेस्ट सा जहाँ पे बनने लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालना है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड, और इस तरह आप इसको मिलाते रहोगे, तो इसी तरह हमारा एक तरह से ये पूरा फॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को हम लेविगेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा पार्टिकल साइज भी छोटा हो रहा है, और लिक्विड भी हम इसमें मिला रहे हैं। उसके बाद ये 2 काम हो गए, फिर हम इसमें अपना थर्ड स्टेप में बेस मिला देंगे, जो भी हमारा बेस है, और इसी तरह उसके बाद जो हमारे रिक्वायर्ड एक्सिपिएंट्स है वो सारे इसमें मिला देंगे,
और फिर अपनी ट्रिट्रेशन जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको करते रहेंगे और सारा अच्छे से हमारा मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद हमारा एक सॉलिड इस तरह का एक मास बन जाएगा, सेमी सॉलिड वाला, ठीक है। उसके बाद बस इसका जो बाकी का बचा हुआ हमारा बेस है वो इसमें मिला के और एक आखिरी स्टेप इसमें और करते हैं, वो हमारा होता है होमोजेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो हमने ये पूरा बना दिया, लेकिन हो सकता है कहीं पे हमारा लम्स हो, कहीं पे ज़्यादा मिल गया या कहीं पे हमारा कम मिल गया, तो इसलिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये हमारी एक तरह से स्ट्रेट मतलब थरथराहट कुछ ऐसे करेंगे कि सारे के सारे जो पार्टिकल साइज है वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एक तो छोटे हो जाते हैं, सब में बस पार्टिकल साइज ही छोटे कर रहे हैं, तो इस तरह के हमारे एक तो छोटे हो जाएंगे और जो इसमें ड्रग है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड मतलब हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक तरह से बोला जाए तो अब हमारा जो ड्रग बनेगा होमोजेनाइजेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस करते हैं होमोजेनाइजेशन, इसमें हम साइज़ को रिड्यूस करते हैं और अपने सब्सटेंस जो ऑइंटमेंट या सेमी सॉलिड्स को और इफेक्टिव और स्टेबल बनाते हैं। और जब ये हो जाता है बाद में हम इसको फिल कर देंगे और स्टोर कर देंगे और हमारा ट्रिट्रेशन मेथड यहाँ पे जो है तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड फ्यूजन मेथड के बारे में। तो इसमें मेनली हम जो अपने हीट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम हीट का यूज़ करेंगे। तो इसमें मेनली क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मान लो हमारे जो जैसे कोई सब्सटेंस है तो उसमें हमारे 2 से ज़्यादा बेस इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास बेस है और 2 से ज़्यादा है, तो मान लो हमारे पास A B C है, तो सभी के जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हमारे अलग अलग होते हैं। इसका मान लो 50 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है, इसका 100 डिग्री है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि हमें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको मेल्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो सबसे पहले ये सी वाला है तो इसको मेल्ट करेंगे, देन इसको। अब इसको करते कहते हैं तो ये समझो, तो ये हमारा परफॉर्म किया जाता है वाटर बाथ में। अब अगर आप लोगों ने लैब देखी होगी तो वाटर बाथ हमारा क्या होता है, इस तरह का एक हमारा पूरा सब्सटेंस होगा और यहाँ पे हमारे बीकर के लिए जगह होती है और इसके अंदर हमारा भरा होता है पानी, और जो अंदर हमारा पानी भरा होता है वो पानी हमारा गर्म हो रहा होता है। तो जब हम यहाँ पे बीकर रख देते हैं तो बीकर के अंदर भी पानी और बीकर हमारा ऑटोमेटिक गर्म होता है, यानी कि हम इसमें डायरेक्टली हीट अप्लाई नहीं करते जिससे हमारा ड्रग खराब ना हो जाए। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर बाथ के जरिए हीट मतलब गर्म करते हैं अपने बीकर को और उसके अंदर के सब्सटेंस को। तो अब समझते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारा बैक्सी बेस होता है ना उसको हम करते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है एक तरह से कद्दूकस करना। अब देखो कद्दूकस में वाला एक तरह से साइज रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इसको कूट लेते हैं अच्छे से और हमारा बिखर जाता है, इस तरह से पूरा हो जाता है। तो इस तरह हम बैक्स लेते हैं। अब इन बैक्स को क्या करेंगे, हम वाटर बाथ में हमारे जो बीकर है इस बीकर में हम यहाँ पे इस बैक्स को यहाँ पे डाल देंगे। डाल दिया, उसके बाद हमारा ये मेल्ट होने लगता है। और मेल्ट हम कैसे करेंगे, बाकी जो हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है उसको पहले मेल्ट करेंगे, देन लो वाला करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो किसी का लो मेल्टिंग पॉइंट है और उसको और हाई को आप ज़्यादा करोगे, तो हाई के लिए आपने किया 100 डिग्री सेल्सियस, अब लो वाला हमारा 50 डिग्री में हो जाता है। अब 50 डिग्री वाले ड्रग को अगर आप 100 डिग्री तक ले जाओगे तो वो वहाँ पे खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाई वाला है यानी कि 100 वाला है उसको वहाँ गर्म कर लेंगे, देन कम टेम्परेचर होगा तो 60 वाला 50 वाला कर देंगे, 30 वाला कर लेंगे। तो इस तरह हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मेल्ट कर लेते हैं। और जितने भी हमारे सारे के सारे बैग्स हैं जब सारे मिक्स हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, देन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यानी कि मिक्स हमें बाद में सब एक साथ करने हैं, लेकिन मेल्ट हम यहाँ पे अलग अलग करते हैं। तो इतना हमारा सब्सटेंस बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिसॉल्व ऑल्सो ऑयल सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल ड्रग। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी हाई है क्योंकि ये हमारे इसके अंदर है, तो यहाँ हम ऐसे ड्रग ऐड करते हैं जो हमारे हीट स्टेबल हो, यानी कि जो ज़्यादा गर्मी हीट पे खराब ना हो। तो देन हम यहाँ पे अपने ड्रग ऐड करेंगे और ऐसे ड्रग भी ऐड करेंगे जो ऑयली नेचर के होते हैं, क्योंकि ये सारा हमारा जो बैग से हमने लिया है ये सारा का सारा हमारा ऑयली नेचर का था। तो जब ये हमारा पूरा ऐड हो जाता है देन इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम फेज में लार्ज वॉल्यूम फेज मिलाते हैं। अब इस प्रोसेस को ऐसे समझो, अब देखो हमारे जो एक्सिपिएंट या बेस है हो सकता है कोई एक्वस फेस का हो, कोई ऑयली नेचर का हो। तो यहाँ पे मान लो अलग अलग नेचर है, तो मान लो एक तरफ हमारा ये सब्सटेंस है, एक तरफ ये है। तो यहाँ जो हमारे ऑयली बेस होते हैं यानी कि ऑयली सब्सटेंस है, यहाँ पे हमारे वाटर वाले बेस हैं। तो अब क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग मेल्ट करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, थोड़ा सा बेस वगैरह मेल्ट करके और सब मिला के। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कम वाला है जैसे मान लो ये कम अमाउंट में है तो इसको हम ज़्यादा वाले में मिला देंगे और इससे हमारे ये पूरा दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे किया है, बस हमने मिक्सिंग की है। और मिक्सिंग इस तरह की है कि जो हमारा ज़्यादा था उसमें हमने कम वाला सब्सटेंस डाला है, क्योंकि हम सारे आपस में मिक्स करते जा रहे हैं। तो ड्रग एक्सिपेंट्स हमारे कम थे तो उसको हम यहाँ बैक्स में क्या है अच्छे से मिलाते जाते हैं, वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ड्रग सब्सटेंस सब कम होते हैं, बैक्स जो ज़्यादा हमारा होता है बेस इसमें, तो बेस में हम इन सब ड्रग को मिला देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई यहाँ पे हमारा एक्वस वाला होता है वो भी यहाँ पे हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। इतना हो गया। अब जब ये पूरा बन जाता है देन इसके बाद हम इसको कूल करते हैं यानी कि ठंडा करेंगे। और जब ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि करीब 40 डिग्री पे आ जाता है देन उसके बाद
अगर कोई हमारा इसमें ऐसा ड्रग बच गया है या हम मान लो कोई दूसरा बेस बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हम इस टाइम पर यहाँ पे ड्रग मिलाएंगे जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। कौन से वाले ड्रग? जो हमारे हीट पर खराब हो जाते हैं, यानी कि जो हीट वॉलेटाइल वाले ड्रग होते हैं, जो हीट पर जल्दी खराब हो जाते हैं या हीट में अनस्टेबल होते हैं, उसको हम जब 40 टेम्परेचर या इससे कम आ जाता है तब जाके हम इसमें मिलाते हैं। और जब ये पूरा मिल जाता है देन लास्ट में हम होमोजेनाइजेशन वाली प्रोसेस करते हैं जो हमने ट्रिट्रिशन में की थी, यानी कि इस पूरे को हम कांस्टेंट करेंगे, साइज रिड्यूस करेंगे, और जब पूरा का पूरा हमारा फंडा तैयार हो जाएगा देन क्या करेंगे, हम इसकी फिलिंग कर देंगे। तो अगर एक बार और समझा जाए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैग्स लिए और जो बैग्स लिए उन सबको हमने मेल्ट किया उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, फिर कम सबको, फिर सबको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अगर हमारा एक्वस वाला होगा तो एक्वस वाले को हम यहाँ पे ऑयल में डाल देते हैं जो पानी नहीं लगाए, क्योंकि एक्वस वाला हमारा कम होगा, ये ज़्यादा, मतलब मेनली हमें कम को ज़्यादा में मिलाना है। और जब ये पूरा मिल जाता है देन इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद अगर कोई ऐसा ड्रग है जो हीट में खराब हो जाता है देन वो वाला ड्रग हम इस टाइम पर मिलाएंगे जब इसका टेम्परेचर 40 या उससे कम होगा। और जब मिल जाएगा तो लास्ट में होमोजेनाइजेशन कर देंगे और अंत में हम इसकी फिलिंग कर देंगे। तो ऐसे देखने में आपको हाई फाई लग रहा होगा, लेकिन देखा जाए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बैग्स लो, सबको मेल्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे, फिर यहाँ पे अपना जो ड्रग मिला दो हीट सोल्यूबल वाले, बाकी के एक्सीपिएंट्स मिला दो। एक्सीपिएंट ड्रग कैसे मिलाने हैं? कम वाला ज़्यादा में मिलाना है और एक्वस वाला कोई है तो वो इस टाइम यहाँ मिला देना है। उसके बाद इसको ठंडा करो। कोई ड्रग अगर हमारा हीट पे खराब होता है देन यहाँ पे मिक्स कर दो, फिर होमोजेनाइजेशन कर दो और देन फिलिंग कर दो। तो इस तरह हमारा ये पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने आज का लास्ट टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें मेनली हम क्या करेंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के इवैल्यूएशन को टेस्ट करेंगे। अब देखो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम यहाँ करने वाले हैं अब चेक। जैसे मान लो आपने पूरी साल पढ़ाई की, अब आपका एग्जाम हो रहा है और एग्जाम जब होगा तो उसमें आपके जो नंबर आएंगे वो आपको ये बताते हैं या टीचरों को ये बताते हैं कि इस बच्चे ने पढ़ाई की या नहीं की, यानी कि एक्चुअल में आपका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपकी पूरी साल की मेहनत को दर्शाता है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हमने अब तक पूरा सेमी सॉलिड बना के तैयार कर लिया। अब जब वो हमारा बन गया ना सेमी सॉलिड, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सेमी सॉलिड या जो डोजेज फॉर्म ऑइंटमेंट हमारे बने हैं वो स्टेबल हैं या नहीं है, वो थेरापिटिकली एक्टिव है या नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी में लगाया तो हमको काम करेंगे या नहीं करेंगे। और सेकंड वो हमारे फिट हैं ये नहीं है, यानी कि हम उसको इस्तेमाल करें तो क्या वो अपना असर दिखाने लायक हैं या नहीं है। तो एक तरह से बस हम जो हमारे सेमी सॉलिड बने हुए हैं उसको चेक करते हैं। तो उनको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे मेजरली 6 यहाँ पे पॉइंट ले रखे हैं। पहला हमारा होता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सेकंड हमारा है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी, थर्ड है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन, फिर रेट ऑफ ड्रग रिलीज, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और माइक्रोबियल कंटेंट। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेनली देखो सबके वैसे तो और भी थे, इतने आपके लिए मोर देन इनफ है, तो सभी को आपको जो है अच्छे से यहाँ पे समझते जाना है। तो देखो अब हम अगर बात करें यहाँ पहले टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो बहुत ही ध्यान से सुना। इसमें क्या होता है, अब हमने कोई भी अपनी दवा थी हमारी, तो अब जैसे कोई भी हमारा जो ड्रग होगा वो जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो मेन फंडा तो यही है कि ये हमारे स्किन से कहाँ जाए, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, यही तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे ड्रग में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या है कि कौन मतलब कितने रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है उसी को हम यहाँ पता लगाते हैं, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सारा फंडा है। उसके लिए हम करते क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो ये हमारी पूरी बॉडी है, यहाँ पे मान लो स्किन है हमारी, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जो ऑइंटमेंट वगैरह है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मान लो ये स्किन थी और मैंने यहाँ पे अपने ड्रग को यहाँ पे रब कर दिया, पूरा अप्लाई कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ को उस टाइम बाद हम आधा घंटे बाद मान लो या 10-10 मिनट बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्लड का सैंपल लेंगे और ब्लड का सैंपल लेने के बाद हम उस ब्लड को चेक करेंगे कि उसके अंदर हमारा ड्रग कंटेंट प्रेजेंट है या नहीं है। और वो आपने देखा होगा ना टीवी में, जैसे कोई जुर्म कर देता है उसके बाद एकदम देखते हैं ना, खून की जांच करते हैं कि इनके खून में भाई एल्कोहल पाया गया, मतलब इन्होंने रात में शराब पी थी, या इनके खून में ये वाला ड्रग पाया गया, मतलब इन्होंने यहाँ पे नशा किया था या ड्रग किया था। उसी तरह हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई इनके खून में ये वाला ड्रग आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारी 10 मिनट के अंदर शुरू हो गई थी। और अगर नहीं आता तो बोलेंगे 10 मिनट के बाद, हमने अगली बार 10 मिनट में फिल लिया ब्लड, तो आप बोलेंगे कि हाँ 20 मिनट में इनका ब्लड मतलब तैयार हो गया करने के लिए। तो इस तरह हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी देर में हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है और कितनी देर में कितना हो रहा है। तो ये हम इस तरह यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑइंटमेंट क्रीम अप्लाई करेंगे स्किन पे, उसके बाद कुछ रेगुलर टाइम के बाद हम उस सीरम को या फिर यूरिन सैंपल को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन में आ जाता है, अब बाकी का निकला हुआ है, तो सबको हम चेक करेंगे और ड्रग के अमाउंट को एस्टिमेट करेंगे। सेकंड हमारा होता है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे इरिटेशन चेक करते हैं, यानी कि जैसे मान लो हमने ड्रग लगाया तो ऐसा तो नहीं कहीं वो आपकी स्किन वगैरह पर जलन करे या कोई और नुकसान ना पहुंचाए, वो चीज़ हम यहाँ चेक करते हैं। उसके लिए हम करते क्या यहाँ पे कि हम यहाँ पे 24 यानी कि 24 ह्यूमन वॉलंटियर लेते हैं जो हमारी हेल्दी हो, और उसके बाद क्या करेंगे उनके बैक पे, जैसे मान लो ये वो बंदा है तो उसके बैक पे यानी कि पीठ पे और उसकी आर्म पे क्या करेंगे, ये वाला ड्रग अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई कर दिया, और ये हम 21 डे के लिए करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं
कि यहाँ पर उस बंदे के या तो कोई ओडिमा मतलब कोई सूजन स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है और कोई जलन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तब वो ड्रग फेल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ड्रग पास हो जाएगा। बाकी ये मैंने छोटे से डायग्राम आपके लिए बना रखे हैं जिससे आपको ये इवेल्युएशन बहुत आसानी से समझ आए। थर्ड हमारा होता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे ड्रग लगाया स्किन पे, तो ड्रग हमारा कितने स्पीड से कितना ड्रग इसको क्रॉस कर रहा है। देखो वहां पे था कि ब्लड में एब्जॉर्ब होना, यहाँ पे है कि इसको क्रॉस करने की स्पीड क्या है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, एक मत समझना, पर ये है कि पहले ये होगा यानी कि क्रॉस करेगा तब जाके हमारा एब्जॉर्ब होगा। तो ये एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। थोड़ा सा कनेक्ट करना आप सीखोगे तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी। तो ये ड्रग हमारा कितनी देर में मतलब हमारी स्किन को क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, इस पेनिट्रेशन को यहाँ चेक करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोई भी ड्रग होगा ना, उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद मान लो 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद हम इस पूरे ड्रग को अच्छे से फिर रिमूव करेंगे, यानी कि इसके अंदर रिमूव करेंगे। देन हमने मान लो यहाँ पे 20 ग्राम या 100 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, मान लो हमने 20 ग्राम ड्रग यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमने वापस निकाल लिया। 10 मिनट बाद फिर हम उस ड्रग का वे करेंगे, चेक करेंगे। हमें पता लगा कि यहाँ पे जो वापस आया वो 18 ग्राम हुआ या 16 ग्राम या 15 ग्राम आया, 1-2 ग्राम तो भाई चिपका ही रह जाएगा इधर उधर। तो वहाँ पे हम पता लगाएंगे कि इन्होंने 10 मिनट में करीब 2-3 ग्राम ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो गया, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मिनट में हमारा करीब जो है पूरा 20-30 ग्राम हमारा ड्रग पेनिट्रेट यानी कि अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह चेक करेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। ड्रग लगाया, उसके बाद 10 मिनट बाद ड्रग हटा के चेक किया कितना ड्रग हमारा यूज़ हो गया, उसी को चेक करेंगे, क्योंकि जो यूज़ हो गया वो हमारा अंदर ही तो घुस गया, तो उसी से हम पेनिट्रेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल फंडा हो गया। फिर हमारा फोर्थ आता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। अब देखो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा बेस था, चलो यहीं पे डायग्राम मिल गया, ये हमारा बेस था और ये ब्लैक ब्लैक हमारे यहाँ पे ड्रग था जो इसमें मिक्स हो गया। तो अब ये जो हमारा बेस है और एक्सीपीएनएच के अंदर जो ड्रग है वो कितनी देर में रिलीज हो रहा है, इसके टाइमिंग को यहाँ पे हम पता करते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द बेस इन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट में कितना रिलीज हो रहा है उसको यहाँ पे हम पता करते हैं। ये होता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज, और ये इसलिए पता करते हैं तभी तो हमको पता लगेगा कि भाई कितनी देर में हमारा ड्रग रिलीज हो रहा है, और जब रिलीज होगा तभी जाके हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करेगा और तभी जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ऐसे साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब, और इसके साइड पे आपको दिख रही होगी ये पेंसिल की लाइन, तो ये हमारा ड्रग है जो हम यहाँ पे पूरा अप्लाई कर देते हैं। और ये पूरा जब अप्लाई कर देंगे ना, केवल एक पतली सी लाइन यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद हम इस वाले सॉल्यूशन को सीरम के यानी कि हमारे ब्लड के, और यहाँ पे सैलाइन जो नमक हमारा होता है 0.9%, वो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होता है, तो इसलिए उसका भी यूज़ कर देते हैं। उसको यहाँ पे फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद थोड़े टाइम बाद यानी कि 10, 15, 20 मिनट बाद हम उसको यहाँ पे वापस निकालेंगे, और उस टाइम पे हम पे चेक करते हैं कि उस सीरम में या सैलाइन में कितना ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि हमारा जो बेस है वो यहाँ पे चिपका रह जाएगा और हमारा जो ड्रग है वो यहाँ से रिलीज होकर इस सीरम में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर देते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो कितनी देर में हमारा इस ऑइंटमेंट के अंदर से रिलीज हो रहा है, यानी कि कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे पता लगाते हैं। बाकी हमारा फिफ्थ आता है टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें हम मेनली चेक करते हैं कि जैसे हमारा जो ड्रग है, जैसे मान लो हमारे कंटेनर यहाँ पे पूरा है, तो इस कंटेनर के अंदर मान लो ये हमारा पूरा कंटेनर है और यहाँ पे हमारा ड्रग भरा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से एक उंगली निकालूं और यहाँ से निकालूं तो दोनों में जो ड्रग का संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, तभी हमको यहाँ पे मतलब इफेक्ट दिखेगा। पता चले यहाँ से एक उंगली आपने ट्यूब निकाला, यहाँ पे ड्रग हमारा कम था, यहाँ पे ज़्यादा था, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह के 10 कंटेनर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे साइज बराबर नहीं बना, लेकिन छोटे छोटे हमारे साइज बराबर होता है जिनका, तो हम यहाँ पे 10 इक्वल साइज के यहाँ पे कंटेनर लेंगे, और जब ये हमारे इक्वल साइज के पूरे कंटेनर हो जाते हैं, देन इसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑइंटमेंट को या जो भी हमारा सेमी सॉलिड है उसको फिल कर देते हैं। और देखो सेम साइज का है, तो एक्चुअल में हमारा सब में जो ड्रग है वो बराबर आना चाहिए, क्योंकि भाई सेम साइज का है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को निकालेंगे एक कंटेनर का और वेट करते हैं। अब आपको बताया कि अगर ड्रग कम ज़्यादा भरेगा तो उसमें उसका वेट जो होगा ना वो फर्क डल जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी जो ड्रग है उनको एक एक करके वेट करते हैं। अगर उसमें कोई भी फर्क आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, और अगर 10 के 10 कंटेनर में जो मतलब उसका जो वेट है वो अगर इक्वल आ रहा है, देन हमारा जो ड्रग है उसकी यूनिफॉर्मिटी बढ़िया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई कुछ ना गड़बड़ है। तो इस तरह हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को चेक करते हैं। और लास्ट हमारा आता है टेस्ट ऑफ माइक्रोबियल कंटेंट। तो इसमें मेनली हम चेक करते हैं कि जो हमारा ड्रग है उसमें कहीं कोई वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है। तो उसके लिए मेनली हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारी एक पेट्री प्लेट्स ले ली, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रैबिट्स का प्लाज्मा, मान लो एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम रैबिट का प्लाज्मा ले लेंगे, 0.5 ml ले लिया, बहुत ही कम है, और उसके बाद हम इसमें अपना ड्रग छोड़ देते हैं।
अब ड्रग छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इस ड्रग को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं 37 डिग्री पे 1 से 4 घंटे के लिए, यानी कि लगभग 4 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो मेनली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं जब उन्हें कल्चर मीडिया मिल जाता है। तो जो रैबिट का प्लाज्मा है वो उनके लिए एक तरह से खाने की तरह काम करेगा। तो अब अगर मान लो कोई ड्रग में अगर कोई सा भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो उस प्लाज्मा को लेकर यहाँ पे ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तो हमें जो है इस कल्चर मीडिया में दिख जाएगा। और अगर हमें ऐसी कोई भी कॉलोनी या ये सब दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमारा जो ये पूरा है ये फेल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट है। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरा चेक करते हैं। बस हमें क्या करना है, पेट्री प्लेट लेनी है, उसमें हमने प्लाज्मा रखना है, ड्रग डाल देना है। अगर ड्रग में कोई माइक्रोब्स होगा तो वो इसमें भर जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं भरेगा, और नहीं भरता तो हमारा ड्रग जो है वो काम का है। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो अब हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है और हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है केयरवेल फार्मा के द्वारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सेमी सॉलिड की डेफिनेशन आप कमेंट करके हमें जरूर लिखें भाई, और कैसा आपको लगा सारा कुछ बताओ। और सेकंड सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी एक और बात, carewellpharma.in हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पे हम फ्री में नोट्स आपको PDF सारा कुछ देते हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं बेचते हैं। तो आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है, कहीं कोई बेचता है आपको नहीं खरीदना, जो कुछ आप सारा कुछ हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स था आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फैन थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।